हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि कॉलेज को खुलने को लेकर थोड़ा अभी भी असमंजस सा बना हुआ है और अभी थोड़ा सर्टेनली नहीं कह सकते हैं कि कब तक अपना कॉलेज स्टार्ट हो पाता है, और इसीलिए इस टाइम का प्रॉपर यूज़ करने के लिए एक लेसन मैंने कंप्लीट कराया। अब नेक्स्ट लेसन मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि अगर थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो उसमें अपन एक और टॉपिक छोटा सा जो है ईजी वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज का अपन इसमें जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो 5th लेसन है पुरानी बुक के हिसाब से। अभी नई बुक में थोड़ा हो सकता है अपडेट किया होगा, तो जिसका नाम है व्यापार का क्रय, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली इस लेसन के अंदर क्या है कि अगर आप किसी बिजनेस को परचेज करते हो तो इसमें क्या क्या टाइप से जो है प्रॉब्लम्स आती है एसेट लेने करने में। तो केवल और केवल परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि परचेजर किस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, एसेट लायबिलिटी को किस तरह से डील करता है, कभी कभी कुछ एसेट्स को छोड़ने का, जैसे डेटर क्रेडिटर को छोड़ता है या उनसे पैसे रिकवर करने के लिए कुछ और एडजस्टमेंट्स करता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो पॉसिबली हो सकती है, आपके बिजनेस परचेज करते समय प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो सारी की सारी इस टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश की गई है। बेसिकली पहले जो पुरानी बुक चलती थी उसके अंदर ये 2 लेसन अलग अलग हुआ करते थे। व्यापार का क्रय जो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, मैंने इसका हेडिंग लिखा है। इसके अलावा एक समावेलन से पूर्व और पश्चात का लाभ, वो टॉपिक अलग था, पर दोनों में 5-5, 6-6 क्वेश्चन होने के कारण वो दोनों लेसन्स इसके अंदर मर्ज कर दिए। जैसे स्टूडेंट को जो एक साइकोलॉजी होती है नंबर ऑफ लेसन्स की, 12 लेसन्स थे तो 12 के 11 हो गए, 11 के 10 कर दिए, मिक्स कर दिए। जैसे आपके इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो भी आपकी बुक के अंदर अलग अलग है और नए एडिशन में उन दोनों को मिक्स कर दिया। तो उससे कंप्रेस करने से जो है वो साइकोलॉजिकली ठीक लगता है कि चलो लेसन्स जो है वो कम है, तो अपन ईजिली हमारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। तो मैंने इस लेसन के अंदर 2 पार्ट है अलग अलग, 1 से 5 क्वेश्चन तक व्यापार का क्रय, और उसके बाद 6 से लेकर और आपके 11-12 क्वेश्चन तक है वो समावेलन के पूर्व और पश्चात का लाभ। तो वो पोर्शन थोड़ा इजी गोइंग है, और जिसको छोटे जो है कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चंस उसके होते हैं, तो इसलिए वो वाला हिस्सा मैं आपको भी पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसका टॉपिक का नाम है समावेलन के पूर्व और पश्चात का लाभ, प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अब देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे इस लेसन का जो नाम है कि प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी समावेलन से पहले और पश्चात का लाभ। तो समावेलन वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकॉर्पोरेशन या समावेलन का मतलब ये होता है कि अगर अपन किसी चीज़ को परचेज करते हैं, जैसे अगर सिंपल मैनर में अगर अपन कोई एग्जाम्पल ले, तो अगर आप किसी एसेट्स को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदी है, मकान खरीदा, कार खरीदा, तो वो तब तक आपका नहीं हो जाता जब तक कि आप अपने नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन ना करें। पॉसिबली पहले भी ये बात एक आध बार जो है वो लेसन के अंदर मैंने बताई पिछले लेसन में। तो जब तक आप अपने नाम से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा देते तब तक वो एसेट्स आपकी होती नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कंपनी के अंदर, कंपनी अगर किसी बिजनेस को परचेज करती है, जैसे लेसन का नाम यही है परचेज ऑफ बिजनेस, तो कंपनी ने किसी बिजनेस को परचेज किया, चाहे वो सिंगल बिजनेस हो, चाहे वो आपके फर्म हो, और या भले ही वो फर्म खुद भी अपने बिजनेस को अगर कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहती है तो भी वो अलग से एक परचेज का पूरा सिनेरियो जो है उसको फॉलो करेगी, और पुरानी फर्म को बेचा जाएगा नई कंपनी को, और वो उसको अडॉप्ट करेगी। कुछ हद तक लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने जो लेसन था आपका समापन वाला संबंधित पहलू, उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से दी हुई थी कि अगर अपनी फर्म जो है, आप अगर कंपनी को बेचते हो तो फर्म क्या एंट्रीज करती है और कंपनी क्या करती है। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, 2-4 क्वेश्चंस ही थे। इस कारण से आप लोगों को इतना वो याद में भी नहीं होगा कि उसके अंदर आप बिजनेस परचेज टू वेंडर एंट्री करते थे, एसेट लायबिलिटी लेते थे, और उसके बाद वेंडर का परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते थे। ये में भी याद होगा आपको कि परचेज कंसिडरेशन जो होते हैं उसके अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे नेट एसेट्स मेथड, लमसम मेथड, तो ये सारे, या टोटल पेमेंट मेथड। तो ये थोड़ा थोड़ा जरूर आपको आगे जब लेसन करेंगे और जब वो टॉपिक आएंगे तो मे भी थोड़ा याद आ जाए। तो अगर आप अपना बिजनेस जो है किसी को बेच रहे हो, और ये बहुत ट्रेंड है, जैसे अगर लेटेस्ट बात करें तो अभी जैसे मुकेश अंबानी जी ने बिग बाज़ार की चेन को परचेज कर लिया, तो अब वो परचेज करते समय किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो है इस लेसन में बताई जाती है। तो अगर कोई फर्म थी, अगर कोई सिंगल बिजनेस था, या फर्म खुद अपना बिजनेस कन्वर्ट करना चाहती है कंपनी में, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी बिजनेस को 1 जनवरी को परचेज तो कर लिया, लेकिन अपन को खुद को पता है कि हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है, रूल रेगुलेशन तो छोड़िए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको लाइट का कनेक्शन लेना है तो होने में वो 5 दिन में हो सकता है, 1 दिन में भी हो जाए, लेकिन महीनों महीनों तक अपन लोग चक्कर लगाते हैं, तब जाके वो फाइल आगे बढ़ती है।
तरह तरह के हम जो है वो जान पहचान और जो XYZ जो भी आप वहाँ पे करते हो वो सब करने के बाद जाके हमारा कनेक्शन जो है हमको मिलता है। तो अगर पूरी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमको पता है कि उसका जो प्रोसीजर है वो लंबा होने वाला है और बहुत सारे लोग जो है उसको फॉलो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ में होगी, तब जाके वो कंपनी का नाम कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद वो अपना जो बिज़नेस कंपनी के नाम से चला पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि हमने बिज़नेस को जनवरी 1 तारीख को खरीद तो लिया, लेकिन इनकॉर्पोरेशन होते होते हमारे 3 महीने निकल गए और 1 अप्रैल को जाकर हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो अब ये जो 1 जनवरी से लेकर और 1 अप्रैल तक हमने बिज़नेस को चलाया है, प्रॉपरली गुड सेल करा है, हमारे को प्रॉफिट भी हो गया है, लेकिन कंपनी जो है वो तो बनी है, आपकी रिकॉग्नाइज्ड हुई है, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो तो 1 अप्रैल को हुआ है। तो 1 अप्रैल को ही अगर आपका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो 1 अप्रैल के बाद ही आपका जो बिज़नेस है वो रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा और 1 अप्रैल से ही कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंपनी की रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। तब रही बात कि अगर 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक प्रॉफिट तो कमाया पर वो प्रॉफिट आप कंपनी का मान ही नहीं रहे हो, तो फिर इस प्रॉफिट को अपन क्या डील करते हैं। तो इसके लिए ये रूल है कि अब अगर आपने प्रॉफिट कमा तो लिया, लेकिन क्योंकि वो कंपनी जो है वो उस समय एस्टेब्लिश हुई नहीं, तो ये प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का हो नहीं सकता और इस प्रॉफिट को इसलिए क्या कहा जाता है, कैपिटल नेचर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि अगर मान लीजिए आप कोई मकान बना रहे, तो मकान का कंस्ट्रक्शन जब तक पूरा नहीं हो जाता उसके लिए लिए गए लोन का इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा और मकान की कॉस्ट में जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल लग गए आपने और 50 लाख में मकान बनाया और इस पीरियड में बैंक ने जो लोन दिया था उसके ऊपर आपका 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बन गया, तो 50 लाख तो कॉस्ट और 2 लाख इंटरेस्ट, तो उसकी मकान की जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो मानी जाएगी 52 लाख। और इनकम टैक्स के अंदर इस इंटरेस्ट की अलग से छूट दी जाती है और जब मकान बन गया और आपने उसको किराए पर दे दिया और उसके बाद आपको किराया मिलने लगा, तो तब वो लोन का इंटरेस्ट है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाएगा और जैसे आपको किराया मिलेगा तो उस किराए में से आप जो है अपना इंटरेस्ट लेस कर सकते हो। दैट मीन्स कि कोई भी एक्सपेंसेस जब अगर प्रोडक्शन के पहले हो, जब मतलब बिजनेस को स्टार्ट या एस्टेब्लिश करने से पहले होता है, तो वो एक्सपेंसेस आपका हमेशा क्या माना जाएगा, कैपिटल, और उसकी इनकम भी जो है वो क्या मानी जाती है, कैपिटल। इसी कारण यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट जो होगा आपका वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। तो आप ये शॉर्ट नोट्स भी जो है मैंने बोर्ड पे पूरा इसको लिख रखा है, तो आप आराम से इसको पॉज करके या स्टॉप करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं कि समामेलन से पूर्व का लाभ प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट ये पूंजीगत लाभ होगा और जिसमें केवल पूंजीगत खर्च एवं हानियों को अप्लिकेट करने के कार्य के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस या लॉस होता है केवल उसी को कैपिटल प्रॉफिट से रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। तो इसमें मैंने बस वो लिख दिया है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट जो है वो किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट और विच कैन बी यूज ओनली फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मतलब कि ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होगा जिसको केवल कैपिटल एक्सपेंसेस और लॉसेस के यूज में लिया जा सकता है। आप लोगों के 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैपिटल प्रॉफिट का क्या यूज हो सकता है, तो फिर आपको ये लिखना है कि उसको कैपिटल एक्सपेंस और लॉसेस को रिटर्न ऑफ करने के काम में लेंगे। और समाविलीन के पश्चात का लाभ प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, यह एक आयगत प्रकृति का लाभ है और जिससे किसी भी उद्देश्य के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे आप चाहे तो खर्चे चुकाए, चाहे आप लाभांश का भुगतान करें और साथ साथ आप पूंजीगत हानियों और खर्चों को भी एप्लीकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो मल्टीपर्पज़ है और टोटली फ्री है। आप उसका कोई भी यूज़ करो, चाहे भले आप उसको डिविडेंड के रूप में बांटो, चाहे आप उसको खर्चों के रूप में बांटो, चाहे भले आप उससे कैपिटल एक्सपेंस और लॉसेस को राइट ऑफ करो, वो टोटली फ्री है। किसी भी तरह का उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और इसीलिए हम ये जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है वो कैपिटल होता है और उसका अलग से अपना यूज़ होता है। इनकॉर्पोरेशन से बाद का प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू होता है और उसका भी अलग यूज़ होता है। तो जब दोनों प्रॉफिट्स का यूज़ ही अलग अलग है तो आपको उन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन जो है करने के लिए इस लेसन का अपन ये हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बेसिकली अपन को करना ये होगा कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे, उनको हमको प्री और पोस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके और प्री और पोस्ट का क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। अभी यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है कि जो आपका रेवेन्यू, इट विल बी अ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट आपके यूज़ किया जा सकता है एनी पर्पज लाइक एक्सपेंस पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट एंड राइटिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑल्सो। तो मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट का इंग्लिश में अगर आपको यूज़ चाहिए कि भाई रेवेन्यू प्रॉफिट किस काम आता है तो वो भी लिख सकता है। और अगर आपको जैसे कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में और कुछ लिखना हो तो वो भी मैं बोल देता हूँ, वो भी आप चाहे तो अलग से जो है वो लिख सकते हैं कॉपी में कि भाई रेवेन्यू प्रॉफिट
बिजनेस की डे बाय डे एक्टिविटी यानी कि व्यापार की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से जो आय अर्जित होती है, जो इनकम अपन को मिलती है, वो आय आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू। और उसकी जो प्रकृति होती है वो आवर्ती प्रकृति होती है, यानी कि जो बार बार व्यापार को मिलती है। जैसे एक व्यापारी अगर रोज माल बेचता है तो माल बेचने से उसको जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? रेवेन्यू इनकम। एक डॉक्टर मरीज देखता है, वकील जो है अपने क्लाइंट से जो पैसे लेता है, फीस लेता है, तो वो आपकी क्या है? रेवेन्यू। और इंग्लिश में क्या कहेंगे कि इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इट विल बी अ रिकरिंग नेचर विल कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। और उसका यूज अगर आता है तो वो भी मैंने आपको लिख दिया 2 नंबर के अंदर कि भाई रेवेन्यू प्रॉफिट जो है आयगत लाभों का और पूंजीगत लाभों का अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट की अगर अलग से डेफिनेशन लिखना चाहे आप तो कैपिटल पूंजीगत लाभ जो होता है वो नॉन रिकरिंग यानी गैर आवर्ती प्रकृति का होता है और उसका संबंध जो है मुख्य रूप से दीर्घकालीन आपके जो है दायित्व और स्थायी संपत्ति और विनियोगों से होता है। और ये आप जो है मोस्टली इसका अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? बड़ी राशि में इसका प्रयोग होता है। तो खास बात है कि ये बिल मतलब बार बार इसकी आवर्ती नहीं होती। इसका संबंध जो है वो आपका किससे होगा? दीर्घकालीन जो दायित्व और स्थायी संपत्ति और विनियोगों से होता है। और साथ साथ इसकी राशि भी जो होती है वो क्या होती है? बड़ी। तो मतलब कैपिटल प्रॉफिट की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कैपिटल प्रॉफिट जो है वो क्या कहलाएगा कि कैपिटल प्रॉफिट मीन्स अ प्रॉफिट which will be a non-recurring nature and it will be related to our long-term liabilities, fixed assets and investment and its amount will be big than revenue income। तो ये आप 3-4 लाइंस के अंदर उसको जो है बता सकते हो। इसके एग्जांपल्स जैसे बता सकते हो कि जैसे बिल्डिंग बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ, शेयर इशू करने पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला और आपने जो है मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट्स को उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचा, किसी फिक्स एसेट्स को उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचा, तो उसका प्रॉफिट जो है वो सारा आपका क्या होता है? कैपिटल नेचर का। तो ये थ्योरी मैं बराबर प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर थ्योरी काफ़ी आती है और मैंने आपको कहा कि जैसे कई सारी चीज़ें जो बताते हैं जनरली ऐसे ही क्लास के अंदर डिस्कशन में और हर चीज़ लिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाती है। इसलिए थ्योरी को आप अच्छे से जो है वो समझे और आपको लगे कि भाई ये चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में अलग से अच्छे से पता नहीं है तो जो मैंने बोला है उसको आप कॉपी में भी लिखते रहें, जैसे कि जब लिखा हुआ होगा तो आप डेफिनेटली बाद में जब भी देखेंगे तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपना सारा जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर? प्री और पोस्ट के अंदर। तो ये लेसन काफ़ी हद तक आपने जो लेसन पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर डिपार्टमेंट, तो उससे रिलेवेंट है, उसके जैसा ही है। आप मानकर काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को जो है इनके सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको याद हो तो डिपार्टमेंट लेसन में अपन क्या करते थे कि अगर हमारे पास A, B, C 3 डिपार्टमेंट है तो हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाते थे। ज़्यादातर क्वेश्चन में बैलेंस शीट कम थी तो मोस्टली ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाए जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग और P&L के अंदर 2-2 कॉलम्स बनाए थे। A, B, C अगर 3 है तो 3 बनाए थे। और जैसे आपकी सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो मोस्टली तीनों चारों डिपार्टमेंट जितने भी थे सबकी दी हुई थी। तो ओपनिंग स्टॉक सबका अलग लिख दे, परचेज सबका अलग लिखते थे, सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग लिखते थे और डिफरेंसली अलग अलग सबका जीपी आता था। और कई बार ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, तो वो भी कंबाइंड दिए हुए होते कि भाई जैसे मान लीजिए कैरेज इनवर्ड आपको कंबाइंड दे दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट का नहीं। तो कैरेज इनवर्ड कब लगता है? जब हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसको परचेज के रेशियो में बांट कर अपन ABC में लिखते थे, फिर जीपी अलग आगे लेके आते थे और हमारे पास जो बाकी एक्सपेंसेस होते थे जैसे कि मान लीजिए सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलर उनके बेसिस जो हमने थ्योरी में लिखा कि रेंट है तो एरिया बेसिस पे बांट दीजिए, अगर एडवर्टाइजमेंट है तो सेल्स के रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ बेसिस होते थे। और अगर हमारे पास ऐसा भी उसमें होता था कि अगर हमारे पास बेसिस है भी नहीं और उसको बांट भी नहीं सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्टर की फीस है, इंटरेस्ट मिला है, तो उसके लिए एक जनरल P&L अकाउंट बनाकर फिर उन कंबाइंड एक्सपेंसेस को अपन क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको फिलहाल जो है इसके अंदर जो पार्टनर्स डिपार्टमेंट जो होंगे उस तरह से नहीं, बल्कि केवल 2 ही पोर्शन के अंदर इसको हम प्री और पोस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केवल प्री और पोस्ट। लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा कि आपके सारे एक्सपेंसेस है, आपके सारे इनकम है, वो प्री और पोस्ट में बांटने हैं। प्री और पोस्ट में बांटने के लिए आपके पास इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, कुछ आपके पास इसके अंदर रेशियोज है वो निकालने पड़ेंगे। और बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो 4 चीज़ें होती है जिस बेसिस पर अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो आपका होता है टाइम रेशियो, एक होता है सेल्स के रेशियो, एक होता है कि कुछ एक्सपेंसेस आप पूरे के पूरे प्री में लिख दो, और एक होता है कि कुछ एक्सपेंसेस आप पूरे के पूरे पोस्ट में लिख दो।
तो सबसे ज़्यादा बिजनेस के जो खर्चे होते हैं बेसिकली आपको ध्यान है कि ज़्यादातर खर्चे या तो मंथली टाइम बेसिस पर होते हैं, जैसे मान लीजिए रेंट है, इंटरेस्ट है, लाइट का बिल है, ऑफिस की सैलरी है, तो ये सब टाइम बेसिस पे लगे। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 1 जनवरी को आप बिजनेस परचेज करते हो, 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन होता है और साल आपका जो है दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो यानी कि 3 महीने तो आपके हो गए पहले के और 9 महीने हो गए आपके बाद के। तो 3 और 9 के रेशियो में जो आपका टाइम है, तो मान लो सैलरी अगर 12,000 थी तो 3 महीने पहले के हैं तो 3,000 प्री में और बाकी के 9 कहाँ चले जाएंगे आपके पोस्ट में। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको जो है लिया है, जैसे कि आप लोग आराम से इसको वीडियो में भी देखकर इजीली समझकर और इनके क्वेश्चंस कराएं तो आपको वो समझ आ जाए। तो टाइम रेशियो हो गया, कुछ के लिए सेल्स है जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, फ्री सैम्पलिंग हो गया, तो मतलब काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अपन सेल्स पर करते हैं, तो उन सब एक्सपेंसेस को अपन कौन सी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल्स के रेशियो में। फिर कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो कंपनी बनने से पहले के हैं, जैसे फर्म्स के हैं, तो वो पूरे के पूरे प्री में, और कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो कंपनी बनने के बाद ही हो सकते हैं, जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, आपके जो है इनकम टैक्स का प्रोविजंस हो गए, डायरेक्टर की फीस है, तो ये कंपनी बनने के बाद ही हो सकता है, तो इन सब को अपन कहाँ रखेंगे, पोस्ट। तो फिलहाल मैंने सबसे पहले रेशियो को यहाँ पर लिख दिया है पहले से, टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो का तो मैंने आपको काफ़ी बार एग्जाम्पल भी बता दिया, तब आपको पता चल ही गया होगा कि क्रय से समामेलन तक का जो टाइम होता है वो तो कहलाता है पूर्व का, और समामेलन से लेकर वर्ष के अंत तक का समय जो है वो आपका क्या कहलाता है, आपके पश्चात का। यानी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू इनकॉर्पोरेशन विल बी कॉल्ड प्री पीरियड, और या प्री एक्विजिशन पीरियड भी कह सकते हैं पूरा लिखे तो, और उसके बाद फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू एंड ऑफ द ईयर विल बी कॉल्ड पोस्ट पीरियड। तो प्री और पोस्ट में आपको इसको बांटना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल कोइंसिडेंटली मैं जो बार बार बता रहा हूँ वही एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि भी 1 जनवरी को आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है आपका 1 अप्रैल में, और ईयर एंडिंग हो रही है आपकी कब, 31 दिसंबर, और आपको इसमें जो है वो टाइम